हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 34, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 34। इससे पहले दोस्तों आपको 33 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो दोस्तों, तो आप ज़रूर देख लें ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज के क्वेश्चनों को देखते हैं, आराम से वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार आप नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको देखता है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, यानी कि आपको पूछा गया है लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो लैम्बर्ट लॉ है, लैम्बर्ट्स लॉ जो है दोस्तों, ये आपका दो तीन एक नामों से आता है। एक यहाँ पर आपका बोगर्स लॉ नाम से भी आता है, और यहाँ पर बीर लैम्बर्ट लॉ नाम से भी आता है। तो यहाँ पर आपको जो भी दिया होगा इसके आधार पर आप इनको याद रखेंगे। ये लॉ क्या कहता है दोस्तों, देखिए, माना आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, यानी आपके पास में कोई विलयन है, और विलयन कंटेन करता है दोस्तों कोई ऐसा वाला सबस्टेंस जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग हो। यानी कि यदि आप लाइट को डालें दोस्तों, तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई, यदि आपने सबस्टेंस को मिला रखा है, तो जब आप यहाँ से कोई रेडिएशन को पास करेंगे, यानी कि यहाँ से दोस्तों आप कोई रे को पास करेंगे, तो माना यहाँ पर रे की दोस्तों इंटेंसिटी आई है, और यहाँ जाने के बाद में आप देखेंगे इंटेंसिटी आई 0, यानी कि दोस्तों यहाँ पे इंटेंसिटी में चेंज हो जाता है। और ये चेंज क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो सबस्टेंस है यहाँ पे, जो लाइट एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस आपने लिया है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, एक प्रकार से डिक्रीज होगा। तो यदि आपको दोस्तों बताना है, माना आपका सबस्टेंस यहाँ पे एल लेंथ का है, तो यहाँ पर यदि आपको बताना है कि कितना यहाँ पे इंटेंसिटी में डिक्रीज हुआ, तो आप इसको कैसे बताते हैं, डिक्रीज, यहाँ पर आप लिखेंगे डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद लेंथ, यानी कि जो लंबाई है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इंटेंसिटी में डिक्रीज हुआ है, आप इसको कहते हैं DI/dl। ये दोस्तों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आप इसको C मान लेंगे, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि दोस्तों आप कह देंगे यहाँ पे DI/dl अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कि सांद्रता की, और तीव्रता की, यानी कि इंटेंसिटी की। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका रूल अप्लाई होता है। यदि आपको प्रोपोर्शनल को हटाना है, तो यहाँ पर आप DI/dl इक्वल टू KCI लिख सकते हैं, जहाँ पर K क्या होगा दोस्तों, एक कांस्टेंट होगा। तो ये रूल क्या बताता है दोस्तों, एक प्रकार से इल्यूमिनेशन को बताता है, यानी कि प्रदीपन को बताता है, जो कि यहाँ पे आपने रेडिएशन को डाला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे डी वाले में, इल्यूमिनेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि आपको बताना है फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको बताना है फाइबर ऑप्टिक्स को, इनके माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, आप फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आपको बहुत सारे सिग्नल यहाँ पर ट्रांसफ़र करने एक साथ में। तो दोस्तों आप इनको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए कैसे वर्क करता है। ये आपका दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है, यानी कि आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर दोस्तों कार्य करता है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, यदि आप देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ पर आप लेंगे पहले दो मीडियम, ये आपका मीडियम नंबर 1 है, ये आपका मीडियम 2 है। ये दोस्तों आपका डेंसर होगा, और ये आपका लाइटर होगा, यानी आपका ये सघन होगा माध्यम, और ये आपका दोस्तों विरल माध्यम होगा। और आप जानते हैं जब दो माध्यमों से लाइट गुजरती है, यानी आपने यहाँ से कोई रे लिया, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसका रिफ्रैक्शन होगा, यानी इसका अपवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप दो तीन एक कंडीशनों को लेंगे। माना यहाँ पर आपने इस वाले पॉइंट से रे को लिया, पहली कंडीशन में आप यहाँ पे यदि वर्टिकल लेते हैं, तो ये आपका सीधी चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। और यदि आप सेकंड केस लेते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे एंगल लेते हैं, यानी आप इसको दोस्तों थोड़ा सा डायगोनली यहाँ पे डालते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इधर की ओर झुकेगा। यानी यदि आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लें, अभिलंब को लें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे इंसिडेंट एंगल I, और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल R। वैसे आप थोड़ा सा और एंगल लें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक एंगल ऐसा भी मिलता है जहाँ पर ये आपका 90 डिग्री पे दोस्तों, यानी जो आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल से 90 डिग्री पे
रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे जो IC होता है दोस्तों, ऐसे वाले पर्टिकुलर केस के लिए इसको आप कहते हैं क्रांतिक कोण। यह आपका क्रांतिक कोण कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा दोस्तों? ऐसा वाला एंगल, ऐसा वाला इंसिडेंट एंगल जिस पर आपको रिफ्रैक्शन एंगल क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है, यानी कि 90 डिग्री का मिलता है। तो ऐसे वाले इंसिडेंट एंगल को आप कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप एंगल को और बढ़ाएंगे इससे ज़्यादा, यानी आप क्रिटिकल एंगल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों दोबारा से जो आपने लाइट को डाला है उसी माध्यम में परावर्तित होकर आ जाती है, यानी कि उसी मीडियम में दोस्तों रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो आप इसी को क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों आप कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी पे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिमोट सक्रिय यंत्र डैश का एक अंतरिम निर्मित स्रोत है। यानी आपको पूछा गया है रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों रिमोट सेंसिंग डिवाइस की, यानी दोस्तों एक प्रकार से आप रिमोट को देखें तो यहाँ पर कौन सी वाली रे का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं IR का, यानी कि इंफ्रा रेड का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कहें अवरक्त किरणों का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। अवरक्त किरणें क्या होती हैं दोस्तों? यदि आप यहाँ पर विजिबल लाइट को देखें, यानी कि आप VIVG YR को देखते हैं यहाँ पे, तो R के बाद जो आती है दोस्तों वो आपकी IR होती है। यानी कि इससे जो हायर वेवलेंथ वाली होती हैं वो आपकी IR होती हैं, यानी इंफ्रारेड होती हैं, जो कि विजिबल नहीं होती ह्यूमन आइज़ के द्वारा, लेकिन आपको दोस्तों फील होती हैं, यानी आपको हीट के तौर पर ही फील होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वॉच स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? यानी कि आपको पूछा गया है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ वॉच स्प्रिंग इज। यदि आप दोस्तों स्प्रिंग की बात करें, यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार की स्प्रिंग यहाँ पे माना आपके पास में है, और बाद में दोस्तों यदि आप इसको कंप्रेस करते हैं, यदि आप कंप्रेस करते हैं तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इतनी लेंथ दोस्तों यहाँ पर रिड्यूस होने के बाद में छोटी सी लेंथ में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर आपने दोस्तों जो एनर्जी थी उसको एक प्रकार से स्टोर कर दिया। यह आपका कौन सा वाला फॉर्म कहलाता है दोस्तों? यह आपका कहलाता है पोटेंशियल फॉर्म। पोटेंशियल फॉर्म यानी कि दोस्तों आपने इसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर संग्रहित कर दिया। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, यदि आप स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस करते हैं, या फिर आप कहें जो वॉच होती है दोस्तों जहाँ पर आप चाबी भरते हैं, वहाँ पर आप एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थर्म किसकी इकाई है? यानी आपको पूछा गया है थर्म इज द यूनिट ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों थर्म की, तो थर्म यहाँ पर यूनिट होती है हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी आप कह देंगे, यानी दोस्तों एक प्रकार से आप कहेंगे ऊष्मा की यहाँ पे मात्रक होती है। ये दोस्तों आपकी नॉन SI यूनिट है, यानी कि SI यूनिट तो नहीं होती हीट की, लेकिन ये आपकी नॉन SI यूनिट है। यदि आप देखें दोस्तों, जो 1 थर्म होता है, 1 थर्म इक्वल टू आपका होता है 1 लाख ब्रिटिश थर्म यूनिट। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब एक स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी पात्र में गिराया जाता है तो बॉल, यानी कि आपको पूछा गया दोस्तों अ स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन मरकरी कंटेनर देन। यदि आप दोस्तों यहाँ पर कोई मरकरी कंटेनर लें, यहाँ पर आपने ले लिया मरकरी, यानी कि दोस्तों आपने पारे को ले लिया, पारे का विलयन है, और ये आपने पात्र में रखा है, यानी कि वेसल में दोस्तों आपने कंटेन किया है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर स्फेरिकल यानी गोलाकार यहाँ पर स्टील की गेंद को लें, यानी इस्पात की दोस्तों आपने गेंद को लिया, तो क्या होता है दोस्तों, यदि आप मरकरी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या करेगी, गेंद क्या करेगी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो डेंसिटी होती है स्टील की, यानी कि आप स्टील की यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी दोस्तों ये आपकी लेस होती है, यानी कि लेस देन मरकरी। यानी दोस्तों जो पारा होता है उससे यहाँ पर जो इस्पात होता है उसकी जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो कम होता है। तो इसीलिए आप कह देंगे दोस्तों जो पारे का कंटेनर है वहाँ पर जो स्टील की गेंद है वो क्या करेगी, वो आपकी दोस्तों फ्लोट करेगी, यानी यहाँ पे तैरेगी।
तो क्या आप जानते हैं जो आपकी लोअर डेंसिटी होती है दोस्तों हमेशा ही आपको ऊपर मिलती है, यानी कि लोअर डेंसिटी दोस्तों हमेशा ही अपर डेंसिटी में यहाँ पे ऊपर से रहेगी। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी वाला दिखता है, ऑन द सरफेस ऑफ द मरकरी, यानी कि पारे की सतह पर दोस्तों ये रहेगी। तो ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वातावरण में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को किसके पदों में मापा जाता है, यानी कि आपको बताना है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर होती है दोस्तों, यानी कि जो वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में, आप इसको किसके पदों में मेजर करते हैं, यानी कि किसके टर्म में दोस्तों आप इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे आप ह्यूमिडिटी के टर्म में, ह्यूमिडिटी यानी आप इसको कहते हैं आर्द्रता, आर्द्रता के टर्म में दोस्तों आप इसको मेजर करते हैं। और मेजर करने वाला आपका इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है हाइग्रोमीटर होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आप इसको दोस्तों दो टर्म में यहाँ पे मेजर करते हैं। एक पहला आपका होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप कहते हैं, दूसरी आपकी दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाले में, ह्यूमिडिटी में यानी कि आर्द्रता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रमित नोड तथा एंटीनोड के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यानी आपको पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड इज 30 सेंटीमीटर, देन वेवलेंथ इज। यदि आप बात करें दोस्तों नोड और एंटीनोड की, तो ये आपको देखने को मिलता है स्टेशनरी वेव में। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों वेव का फॉर्म इस प्रकार से होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन वाली वेव आपको यहाँ पे सुपर इम्पोज फॉर्म में मिलती हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जहाँ पर आपके ये कट हैं इनको आप कहते हैं नोड, और जहाँ पर आपकी हाइस्ट दोस्तों यानी कि एक दूसरे से मैक्सिमम डेस्टिनेशन पे हैं इसको आप कहते हैं एंटीनोड। एंटीनोड और जो नोड के बीच की दूरी होती है दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। और आपको वेवलेंथ बतानी है। जो वेवलेंथ होती है यदि आप बात करें इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, तो वेवलेंथ दोस्तों आपकी नोड और नोड के बीच की दूरी होती है, यानी कि पहले वाले नोड से आप आने वाले नोड के बीच की दूरी निकालेंगे, यही दोस्तों आपकी क्या होती है वेव लेंथ होती है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, यदि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी आपकी 30 + 30 यानी कि ये आपकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों वेवलेंथ यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक गोले को दो समान ऊंचाइयों के वक्र सतहों से अलग अलग कोण पर गिराया जाता है, तब यह दिखाएगा। यानी आपको पूछा गया है अ स्फीयर रोल्स डाउन ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स बट सेम हाइट, इट डज सो। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिखाएगा, माना आपने यहाँ पे लिया दो अलग अलग प्रकार के प्लेन हैं दोस्तों, यानी कि अलग अलग प्रकार के एंगल में इंक्लाइन है, और यहाँ पे दोनों की हाइट यहाँ पर आप मान लेंगे h है, सेम है। तो यहाँ पर यदि आप दोस्तों एक स्फेरिकल गेंद को इसका आप मास m मान लेंगे, रेडियस यहाँ पर आप r मान लेंगे। यानी आपने इसको क्या किया दोस्तों रोल किया, यानी आपने यहाँ पर घुमा दिया नीचे को। तो आपको बताना है दोनों क्या दिखाएंगी, यानी क्या सेम दिखाएंगे आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आप क्या निकालेंगे, पहले दोस्तों आप इसकी स्पीड देख लें और उसके बाद आप टाइम देख लेंगे। तो यदि दोस्तों आप इसकी स्पीड निकालें तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखते हैं इनिशियली फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर जब आपने इसको गेंद को रखा होगा तो आपकी जो एनर्जी है कौन से वाले फॉर्म में होगी, वो आपकी दोस्तों पोटेंशियल फॉर्म में होगी। पोटेंशियल फॉर्म में होगी जब आपने गेंद को यहाँ पर रखा है, यानी कि आपने छोड़ा नहीं है, आपने जब यहाँ पर रखा होगा तो यहाँ पर दोस्तों जो ऊर्जा होगी वो आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल फॉर्म में होगी। यानी पोटेंशियल फॉर्म में होगी दोस्तों। यदि आप पोटेंशियल एनर्जी को निकालें तो ये आपकी यहाँ पर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप निकालेंगे तो आपकी होगी दोस्तों mgh, यानी ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जैसे ही दोस्तों मूव करेगी नीचे की ओर, यानी जब नीचे की ओर आप रोल कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और प्लस रोटेशनल एनर्जी में। यानी यहाँ पर आप गोल गोल घुमाएंगे तो एक तो दोस्तों आपकी लीनियर मोशन के कारण होगी और एक आपकी घूमने के कारण होगी। यानी जो घूमने के कारण होगी वो आपकी रोटेशनल एनर्जी कहलाएगी। तो आप दोनों को ही मान रखेंगे दोस्तों। mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक होती है 1/2 mv², वी आप दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी मान लेंगे
और प्लस जो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो आपकी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जहाँ पर आई क्या है, आई दोस्तों यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग है, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। और देखिए दोस्तों इन केस ऑफ स्फेयर यानी जो आप यदि आप स्फेयर को लें तो ऐसे वाले केस में जो इनर्शिया होता है आई इक्वल टू होता है दोस्तों 2/5 mr²। तो यहाँ पर आप रख देंगे इसके स्थान पे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका मिलेगा mgh इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2, यहाँ पर आप mr² रख देंगे आई के स्थान पे, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे पुट अप कर देंगे। एक फॉर्मूला दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ओमेगा r इक्वल टू होता है v, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के स्थान पर v² को, तो यहाँ पर आप v² रख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है देखिए, यहाँ पर आप 2/5 को भी रखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने देखा आई इक्वल टू क्या था 2/5 mr² था, तो यहाँ पर आप 2/5 का भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है 1/2 mv² प्लस 2/10 mv², यानी आप दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7/10 mv², और यहाँ पर आपका दोस्तों लेफ्ट में है mgh, तो यहाँ से आप m को m कैंसिल कर देंगे, तो v² इक्वल टू मिलेगा आपको 10gh/7। और यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों h आपकी सेम है यानी कांस्टेंट है और g का मान भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी आप देखते हैं जो v² है यानी कि वेलोसिटी है दोस्तों नियत रहेगी, यानी दोनों ही केसों में जो वेलोसिटी है या फिर आप कहें जो स्पीड है दोस्तों वो आपकी सेम रहेगी। यदि आप टाइम को निकालें तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है दोस्तों आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ से आप एक को देखें दोस्तों यानी कि त्वरण को देखें, त्वरण बराबर होता है जब आप रोल करते हैं यहाँ पर गेंद को, ऐसे वाले केस में त्वरण इक्वल टू होता है दोस्तों g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr²। तो यहाँ पर आप देखते हैं साइन ऑफ थीटा जो है दोस्तों यानी कि जो आपका एंगल थीटा है ये आपका इंक्लाइन एंगल है, यानी आप एंगल को बदल देंगे तो यहाँ पे a का मान भी बदल जाएगा, यानी कि त्वरण का मान बदल जाएगा, और त्वरण का मान बदलने से दोस्तों जो टाइम है वो आपका चेंज हो जाएगा। यानी दोनों ही केसों में दोस्तों आपको डिफरेंट टाइम मिलेगा, लेकिन जो आपकी स्पीड होगी दोनों में सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कौन सा वाला दिखता है आपको, विद द सेम स्पीड, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।